जब जब इकोनॉमी की हमें समस्या झेलनी पड़ी है ना, तो हमारी खेती ने ही उसको बढ़ावा दिया है, ऊपर को चला है। हाँ, तभी लाल बहादुर शास्त्री आए, जब उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, जवान देश को रखाएगा और पालेगा किसान। इसलिए हमारा देश भी कैसा है, कृषि प्रधान है। सरकारें आई गई, लुभावने वादे किए किसानों से, और किसान भी 70% है, तो फिर किसानों को वोट लेकर सरकारें चलाई, लेकिन जो आश्वासन दिए वो पूरे नहीं हुए। ठीक है, लेकिन किसानों की भी एक आदत सी रही है कि जैसे कि उन्होंने क्या है कि एक अब की बार लोन ले लिया, अब लोन में क्या है कि जैसे सरकार को चाहिए कि ब्याज माफ़ कर दे, है ना, ब्याज माफ़ कर दे, तो वो एक टाइम पीरियड बढ़ा दे। जैसे 1 साल में जो लोन फेर होती है वो 3 साल कर दे, 4 साल कर दे। उसमें ये भी रखे कि उसने किसान कुछ चुका के जा रहा है तो उसकी एवरेज में अगले साल फिर भी दे दे, तो किसान चुकाता रहेगा। जो सब्सिडी देना चाह रही है सरकार, तो उसे दे दे सब्सिडी में, जैसे इंटरेस्ट वगैरह उसका खत्म कर दें, है ना। लेकिन अब सरकारें क्या करती हैं, खुले मन से अचानक से भाषण दे देंगी, सबकी खेती क्या कर दी जाएगी, केसीसी माफ कर दी जाएगी। अब किसान क्या किस चक्कर में, अब की बार जाएगा, बड़ी सी रकम उठाएगा बैंक से, और इसी चक्कर में उठाएगा, क्योंकि अगली सरकार आएगी तो क्या कर देगी, माफ कर देगी। लेकिन वो सरकारें इस चीज़ का फायदा उठा जाती हैं। लेकिन जो भी पैसा माफ किया है वो किसका किया है, किसानों से ही लिया है। टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे कहीं और जगह से, वहाँ से पैसा निकाला जाएगा, वो माफ कर दिया जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसमें किसान की आदत कैसी हो जाती है, दाढ़ हराम की हो जाती है। इस प्रकार हो जाती है कि अब की बार कह ले लो अच्छे से 10%, 5%, 8% जो भी बैंक वाले को कटवाना है वो कटवा दो, और फॉर्मेलिटी करा के लोन को वापस ले लो, और लोन ले ली तो अगली सरकार आएगी तो क्या कर देगी, माफ कर देगी। अब सरकारों ने ये पकड़ लिया कि अब की बार किसानों का कर्जा माफ, तो सारी 70% किसान क्या कर देंगे, वोट दे देंगे। एक्चुअल में क्या है, वो उससे फायदा कुछ नहीं किसान का। फायदा क्या है, इधर से तो माफ करो, उधर से टैक्स बढ़ा दी जाएंगी, कीमतें कम कर दी जाएंगी फसलों की। ठीक है, खाद बढ़ा दी जाएगी, जहाँ मान लो 1100 की DAP है, वहाँ कर दी जाएगी कितने की, 1800, 2000 की कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें कर करा के इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है सीधा अन्य किसानों पर। जो किसान वास्तव में उसे जरूरत है ना लोन लेने की, तो बैंकों के पास जाता है, और बैंक उसे आंखें दिखाती हैं कि तुम तो देते ही नहीं हो। वो तो सरकार आती है, इसीलिए क्या हो जाता है, माफ हो जाती है। और सरकार ने माफ नहीं किया अगली बार, तो फिर क्या होगा, इसलिए वो बैंक किसानों को लोन देने से मना कर देती हैं। इसीलिए सुसाइड वगैरह की, आत्महत्या के केस आते हैं, क्योंकि उनको साहूकार से जब लोन लेनी होती है तो महंगी मिलती है। बैंकों से जब नाबार्ड बैंक ये ऑप्शन देती हैं तो वहाँ पर जाते हैं, तो फिर वो बैंक देना नहीं चाहती। इसी चक्कर में किसान देगा नहीं वापस पैसा, और किसान को आदत पड़ चुकी है कि दोबारा फिर से मिल जाएगा, सरकार हो जाएंगी तो मतलब माफ हो जाएगा, फिर से ले लो। तो जो पहले से ले रहे थे वो तो लेते रहते हैं, लेकिन जो नए किसान जो उठना चाह रहे हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा। किस कारण, सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जो कि अचानक से आती हैं और तबाही मचा देती हैं कि जाओ सबकी लोन माफ। अगली बार बैंक जाएगी, एक सरकार ऐसी आई बीच में, उसने माफ नहीं की, किसान दबता गया। अब जो 2 लाख रुपए लिए भरते भरते 4 लाख हो गए, अगली 5 साल में वो देना नहीं चाह रहा। अब किसान कैसा हो गया, दिवालिया हो गया। अब किसान क्या करेगा, बैंक वाले उसके घर पे जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो टॉर्चर, फिर वो सुसाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा कारण है कि इन पर सुधार करना चाहिए सरकारों को, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। इसमें 2 बैंक काम करती हैं, एक करती है RRB, एक नाबार्ड। इसमें RRB रीजनल रूरल बैंक, और नाबार्ड तुम्हारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो किसानों के विकास के लिए बैंक है नाबार्ड। ठीक है, ये गारंटी देती है कि आगे जो बैंक हैं उनको लोन मुहैया कराने के लिए, कोई कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जो दिलाती है वो नाबार्ड और RRB दिलाती है। ये रहता है बैंकों का सिस्टम। भारत में कृषि की बात करें तो 1951 में भागीदारी GDP 52% रही। उसमें 19-20 में नए आंकड़े में 17.8%, और 20 और 21 और 23 तक की डाटे में 19.9% रही। अब लगभग 18% है, 23 में 18% भागीदारी है। राष्ट्रीय आय गणना के लिए केंद्रीय संघीय विभाग द्वारा एक चार्ट जारी किया गया, उसमें सबसे ज्यादा जो 55% सबसे ज्यादा रहा था सेवा का। सेवा में जैसे सैनिक आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, डॉक्टर आ जाते हैं, आपकी जितनी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब किस में आ जाते हैं, सेवा में। तो सबसे ज्यादा आमदनी स्रोत किसका रहा था, तीसरे सेक्टर का जो है आपका सेवा। और फिर उसके बाद रहा तुम्हारा द्वितीय सेक्टर उद्योग, और प्राथमिक सेक्टर में 19%। तो प्राथमिक 19 में रहा कृषि, द्वितीय उद्योग और तृतीय सेवा। पहले तो तुम सेक्टर याद कर लो, सबसे पहला सेक्टर क्या है, कृषि, दूसरा है तुम्हारा उद्योग, तीसरा है तुम्हारा सेवा। तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है सेवा का, पैसा सबसे सोर्स किसका रहा है, सेवा का GDP में। ठीक है, तो GDP में तो समझ आ गया सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, सेवा से आ रहा है हमारे देश में। जैसे हमारे देश के लोग कहीं गए हाथ पैर लेकर, मतलब किसी जैसे दुबई है, किसी और देश में, तो वहाँ से जो भी इनकी सैलरी या वेतन आ रहा है हमारे देश में, वो किस में जोड़ा जाएगा, तृतीय सेक्टर में। तृतीय सेक्टर में तो टैक्स वैक्स सब लगता है, तो तृतीय सेक्टर में क्या हो जाएगा, 55% तृतीय सेक्टर।
और द्वितीय में कौन सा आ जाएगा? उद्योग। जो बाहर उद्योग है, हमारे उद्योग है, उनसे जो जीडीपी उत्पाद हो रहा है उसका कितनी वैल्यू है? 26%, और कृषि रहेगी मतलब 19% लगभग। ठीक है, तो भारत में कृषि भी दो प्रकार के, एक तो मानसून पर डिपेंड रहे और एक है तुम्हारे सिंचाई पर, जैसे कुआं, पोखर, तालाब, नलकूप, ट्यूबवेल, ये सब किस पे आ जाएंगे? सिंचाई पर लगभग 45% में। 45% हमारी खेती सिंचाई से, उसके बाद में जो 55% है वो मानसून पर। और जो मानसून पर जो खेती होती है वो कहते हैं किसान का जुआ, किसान का जुआ। बादल बरसेंगे तो खेती हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल है। इसमें भी कृषि दो प्रकार की होगी, 45 और 55। सिंचाई पर आधारित है तुम्हारी 45 और मानसून पर आधारित है तुम्हारी 55। किसान की बात करें तो 60 से 65% किसान उगाता है तुम्हारे सूखा अनाज, खाद्यान्न अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सरसों, राई, ये सब खाद्यान्न कितना है? 60 से 65%। और बाद बाकी जो बचता है, क्योंकि 5% का गैप रहता है, 35 से 40, इधर 60 मानोगे तो इधर 40 मानोगे, इधर 65 मानोगे तो इधर 35 मानोगे। तो 35 से 40% वाणिज्यिक, जैसे कि व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलें ऐसे आ जाती हैं, इस कपास, जूट, गन्ना इधर नहीं आएगा, कपास, जूट और जो रबड़ है, ये ऐसी खेती किसमें आ जाती है? व्यापार, जिसका हम क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापारिक फसलें कितनी है हमारी? 35 से 40%। और 60 से 65% कैसी है? खाद्यान्न, जो हम खाने में यूज कर सकते हैं, वो कौन सी फसलें होती हैं? खाद्यान्न। और जो हम बेचने के लिए यूज करते हैं वो वाणिज्य, जिसके कोई उत्पाद बन सके, जैसे ऊन बन सके, रस्सी, ज्वेलरी बन सके, वो सब किसके हैं? वाणिज्य, मतलब व्यापारिक। ठीक है, तो हमारा भारत 35 से 40% वाणिज्यिक और 60 से 65 खाद्यान्न फसलें उगाता है भारतीय किसान। बात करेंगे भारत में कुल क्षेत्रफल का, लगभग 51% किस पर है? खेती पर डिपेंडेंसी रखता है। 51% क्या रखता है? जैसे मान लो जो क्षेत्रफल है हमारे भारत का, उसमें 51% खेती पर डिपेंड है और 21% पर आपके मिलेंगे वन, जंगल वन, 24% पर मिलेगी बंजर भूमि। यहाँ पर क्या है? उपजाऊ नहीं है। जैसे आप देखते हैं ऊसर और ऐसी जगह जहाँ पर पहले से क्या हुआ जा रहा है, अब उन जगह को जिप्सम वगैरह डाल डूल करके क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। आगे की राह है ये। और उसके बाद में आती है आपका चारागाह, तो 4% पर आ जाएगा आपका चारागाह, जो क्या है कि किसी एक विशेष क्षेत्र को अलग कर दिया जाता है एनिमलों के लिए, मतलब कैटल के लिए, चरने के लिए, उसे बोलते हैं चारागाह। ठीक है, 4% पर चारागाह। तो हमारा 51 पर कृषि, 21 पर वन, 24 पर बंजर भूमि और 4% मात्र कितना है? चारागाह है। भारतीय कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो ये 15 आधारों पर बांटा गया है, क्योंकि जैसे कहीं पठारी एरिया है, कहीं गंगा के, कहीं खादर एरिया है, कहीं भावर एरिया है, तो इन क्षेत्रों को किस पर किया गया है? जोनों के हिसाब से, मतलब उस एरिया का नाम दे दिया गया है। जैसे पश्चिमी हिमालय भाग, वो अलग एरिया खेती के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर पश्चिमी हिमालय भाग है, जो वहाँ पर केसर वगैरह ऐसी चीज़ें होगी, सेब संतरा हिमाचल में होंगे। पूर्वी हिमालय भाग इधर चले जाओ अरुणाचल प्रदेश में, निचला गंगे मैदान जो शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे, उत्तराखंड साइड नीचे, ऐसे मध्य गंगे मैदान जो आपका गंगा से ऊपर जो समतल एरिया है, उच्च गंगे मैदान जो हम आ जाएंगे उच्च गंगे मैदान में, गंगे पार मैदान इधर आ जाएंगे आप, पूर्वी पठार पर्वतीय क्षेत्र, ऐसे केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र जो एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एरिया, ऐसे दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र जो आपका तमिलनाडु, केरल आ जाएंगे, पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र पर्वतीय, ये पूर्वी तट वाले जो महेंद्रगिरी की तरफ है वो, पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र जो सह्याद्री पर्वतमाला के आसपास है, गुजरात मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र जो गुजरात की सेवरा की पहाड़ियां हैं और गुजरात का मैदानी क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान क्षेत्र और पर्वतीय मैदान ये हो जाएंगे आपके राजस्थान और गुजरात दोनों में। ऐसे द्वीप क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप वगैरह जो द्वीप क्षेत्र हैं वो, इतने हमने फसलों के लिए या खेती के लिए या किसानों के लिए 15 भाग क्षेत्रों में हमने जमीनों को बांट दिया है। तो जलवायु के आधार पर योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। जलवायु क्षेत्र मैंने बताया था 25 से 30 साल में क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन होता है 30 साल में। तो क्लाइमेट का मतलब है यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर सेब और संतरा करना चाहे नहीं होंगे, वो होंगे कहाँ? पश्चिमी हिमालय भाग में, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ का क्लाइमेट जैसा है वैसी फसल होगी। अब काली मिट्टी है, गर्मी पड़ती है, समुद्री इलाका है और मॉइस्चर की हवाएं चलती हैं। इधर महाराष्ट्र में तो गुजरात की साइड तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर कपास होगी, क्योंकि कपास को सबसे ज़्यादा मिट्टी की पानी की जरूरत होती है, काली मिट्टी पानी को सोखने में ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए जो जैसा क्षेत्र है वहाँ वैसी फसल उगाई जा सकेगी। भारतीय कृषि के समझ कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि मानसून पर आधारित निर्भरता है, इससे कि जैसे एमपी और राजस्थान में चले जाओगे तो वहाँ पर मानसून पर डिपेंडेंसी है, मानसून आएंगे तो बारिश अच्छी होगी तो खेती भी अच्छी हो जाएगी। वहाँ पर राई, सरसों, दलहन की जो फसलें होती हैं वो बारिश पर डिपेंड करती हैं, इसीलिए मानसून पर आधारित निर्भरता को हम कहते हैं किसानों का जुआ, या कह सकते हैं भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कह सकते हैं। कृषि का आशिक्षित एक परंपरावादी होना, इसका मतलब सीधा ये है, जैसे हमारे जो कोई मान लो एक किसान है, किसान के पिताजी ने क्या किया कि एक परंपरा से चली आ रही है खेती कि पहले क्या करना है कि गेहूं बोना है, पहले खाद इतनी लगानी है खाद, और उसके बाद में क्या है कि जुतवा देना है,
और उसके बाद में चार पानी लगा देने, नई तकनीकी यूज नहीं करनी। जब परंपरागत जो चला रहा है वो चीज चली आ रही है, उसमें क्या है कि हर साल नए तरीके आजमाने चाहिए, आजमाने चाहिए या नहीं, आजमाने चाहिए। अब सीडर आ गया है, सीडर से बुवाई कराओ। जैसे यहाँ 10 किलो गेहूँ खर्च हो रहा है, वहाँ पर खर्च कितने की जरूरत है हमें, 8 किलो, 5 किलो, 7 किलो, है ना, 7 किलो, 4 किलो, ऐसे अच्छे सीडर आ रहे हैं। उसमें क्या है कि गेहूं की जो दूरी है ना, फसल गेहूं की, तो दूर हो जाएगी। इससे क्या जड़ें थोड़े बन जाएंगे, उसके क्या हो झंपा बन जाएंगे और खेती मजबूत हो जाएगी और हल्की सी हवा पर या हल्की बारिश पर खेती गिरेगी नहीं, है ना। तो ये तकनीकी आजमानी चाहिए। हम डिपेंडेंस है प्रातः तो गए और बीज फैलाया, ट्रैक्टर वाले से बोल दिया, ट्रैक्टर जोत के आ गया और बस बाद में पानी लगा के अपना कर लिया। ये परंपरावादी जो समस्या है, अशिक्षित है जो किसान, अब शिक्षित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पानी कम है, वहाँ पर ऐसी फसल करनी चाहिए, जैसे मिर्च है, या फिर ऐसी फसल करनी चाहिए जो पानी कम लेती है। अब क्या है कि जैसे गेहूं को जरूरत नहीं है किसकी, यूरिया की, उससे कुछ सुहापन के रंग आ गया खेती पर, तो उसे लगता है काला रंग बेस्ट है, तो बाजार आएगा, बोरी लेगा और मार देगा खेत में। अगले दिन देखता है वो खेती कैसे हो जाएगी, काली हो जाएगी, मतलब चुआरी बोलते हैं ना जिससे, वो हो जाएगी। हकीकत में रंग कैसा होता है, तोतिया रंग होता है, एक्चुअल रंग जो होता है फसल का, जो नेचुरल रंग है वो तोता ही होता है। लेकिन क्या है, वो परंपरावादी है। काली फसल अच्छी होती है तो उसने खादी मार दी, अब नाइट्रोजन मार दी। अब खेत में गर्मी पहले से है, नाइट्रोजन गई तो खेती में कैसे दरारें पड़ गई ना। अब जब दरारें पड़ गई है, अब उसे मालूम ही नहीं है लगाना क्या है, मिट्टी चेक नहीं करवाई उससे पहले, उसने जोगरी सारी चीज़ें। तो मिट्टी चेक करा लो, सरकारी संस्थाएं चलती हैं, सरकार फ्री कराती है, तो मिट्टी चेक कराते हैं तो वहाँ बता देता है इसमें फास्फोरस कम है, या फिर इसमें पोटास कम है, या नाइट्रोजन ज़्यादा है, या फिर इसमें क्या लगाना चाहिए, आप इस मिट्टी में क्या क्या फसल कर सकते हैं, चेक करा लाओगे ना। अब क्या है कि मिट्टी सूट नहीं करेगी गेहूं को, अब गेहूं कर रहे हो उसमें, या मिट्टी सूट नहीं करेगी आपके वहाँ मक्का बाजरा को नहीं सूट करेगी, अब मक्का बाजरा कर रहे हो, तो किसान मार खा जाता है। अशिक्षितता इसमें क्या हो जाती है, डिपेंडेंसी। तो एक ये है कृषि अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, पहला। दूसरा कारण, तीसरा है कृषि जोतों का आकार छोटा होना। इसमें क्या है कि जैसे किसान एक होना चाहिए तो 25 से 30 बीघा खेती तो होनी चाहिए उसके पास, लेकिन बात क्या करें कि एक किसान के पास मान लो 30 बीघा है, उसके 3 बेटे हो गए, कितनी हो गई, 10 बीघा, जनसंख्या बढ़ रही है। अब 10 बीघा में उसके 2 बेटे हो गए, कितनी हो गई, 5 बीघा, वो भी 5 बीघा 5 जगह हो गई, तो एक तो ट्रैक्टर वाला भी जाएगा, तो कितनी जगह कहाँ पर जोत के आएगा उसके बाद में। अब वो कौन सी फसल कर ले, खाने के लिए कर ले या बेचने के लिए कर ले, क्या क्या कर सके। तीसरा सबसे बड़ा कारण जोतों का कम होना, मतलब खेती का कम होना, तीसरा सबसे बड़ा कारण। चौथा कारण आता है आपका बीज की निम्न गुणवत्ता, बीज अच्छे से नहीं है, जैसे इस बार हमने कर लिया वही बीज हमने अगले साल भी बो दिया, ये सबसे बड़ा कारण है चौथा। अब जो बीज है अच्छी किस्म के लेने चाहिए, हम 10 साल से जो बोते आ रहे हैं वो भी बोते जाएं, तो खेती क्या होती जाती है, कमजोर, मतलब फसलें कमजोर होती जाती हैं, इससे भी चौथा सबसे बड़ा कारण। पांचवा होता है भंडारण की पर्याप्त सुविधा, अपर्याप्त सुविधा। जैसे भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज सड़ जाता है। जैसे FCI गोदाम सरकार को निगरानी रखनी चाहिए। FCI गोदाम में जब जो खरीदते हैं ना, उन्होंने रेट खोल दिए कि हम लेंगे, जैसे आम मंडी में 2000 है तो उन्होंने कह दिया 2200 लेंगे, 2200 ले तो लिया उन्होंने गेहूँ, लेकिन गेहूँ रखने की व्यवस्था नहीं है, बारिश आती तो भीग जाता है, सड़ जाता है। तो ये घुमा फेर के नुकसान किसका होता है, देश का, और देश का हो रहा है, देश का प्रधान कौन है, किसान, ठीक है। तो घुमा फिर के वही नुकसान होता है फिर भी किसान का। तो ये 5 सबसे बड़े कारण थे किसानों के लिए। कि पहला था तुम्हारा कि वो मानसून पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। दूसरा था इसके कारण है, इसमें क्या है कि नदियों से नाले हों, जगह जगह पर सिंचाई के माध्यम हो। कृषि पर अशिक्षित मतलब किसानों को एक टीम देनी चाहिए, गाँव ले भेजनी चाहिए मिट्टी जाँच कराने के लिए, इस गाँव की मिट्टी इस लायक है, वो फसलें कराई जाएँ। अब क्या है, गेहूँ करने हैं वहाँ पर धान करोगे आप बैसाख में, यहाँ खरीफ की फसलें करनी चाहिए जायद की, और वहाँ पर आपने धान कर दिया फिर से, उसमें तो अशिक्षितता है ना। अब क्या पैसे बर्बादी है, खेती को चाहिए नहीं DAP यूरिया, और वो DAP यूरिया मारेगा, क्योंकि बगल वाले से 10-50 किलो गेहूँ ज़्यादा हो जाए या 50 किलो DAP लग जाए। गेहूँ का रेट 20 रुपये किलो, DAP का रेट 36 रुपये किलो, लेकिन DAP लगा दिया 36, ये गरीबी। तीसरे जोतों का आकार छोटा होना, खेती जो नहीं करने लगे वो भी खेती कर रहा है, जिसके पास खेती नहीं है वो भी खेती करेगा, वो और दूसरे काम छोड़कर। जोतें छोटी हैं। तीसरी, चौथी है बीज अच्छे बोने चाहिए, बीज अच्छे नहीं बोता, लालच, भंडार, सरकार की व्यवस्था भंडारण नहीं है, ठीक। ये 5 व्यवस्थाएं थी उनकी। कुछ समस्याएं किसानों की, भारतीय कृषि के समझ कुछ 5 समस्याएं ऐसी आती हैं। उसके बाद में जैसे FCI है, जैसे हमने दांगे लगा दिए हैं, अब दांगों के बाद बारिश हो गई, कुछ तो अनाज है सेफ, और लेकिन कुछ कैसा है, पड़ा हुआ है, कितनी मेहनत से उगाया था, लेकिन कुछ ही छड़ों में क्या हो गया, सड़ गया। जो 4 महीने की कमाई थी वो कुछ छड़ों में सड़ गल गई। अब क्या होगा, क्या कर सकते हो इसमें, है ना, सूखता नहीं है, कौन सुखाए, यहाँ से लेबर लगेगी, सुखाने फिर ये सड़ जाता है। अब इसका उपाय ये है कि इससे सेपरेट गोदाम बनाए जाए, कृषकों को
शिक्षित किया जाना चाहिए सरकार को। इससे क्या है, कृषि थोड़ी उत्तम क्वालिटी की हो। ठीक है, ये हालत है आपकी एफसीआई की। हेतुओं के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण में 3 प्रकार की अमली फसलें कराई गई, रबी, खरीफ और जायद। रबी की वो फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में क्या आता है, दीपावली। याद ऐसे कर सकते हो दीपावली पर क्या क्या बोया जाता है, सब मुझे बोलो। अभी बरसी बोल दूँ तो बोई जाती है, मटर बोल दूँ तो बोई जाती है। जो सर्दियों में उगेगी, जो सर्दियों में उगेगी वो फसलें कैसी हैं, रबी की। बात करूं मैं खरीफ की तो जो पानी को झेलेंगी, बाजरा किसमें आएगा, खरीफ में। धान किसमें आएंगे, खरीफ में। जो पानी को झेलेंगे चौमासे, रक्षाबंधन के आसपास 1 महीना पहले रक्षाबंधन से रखी जाए, वो कैसी हैं, खरीफ की। अब सब किसान के बच्चे हैं, सब किसान के हैं, तो सबको मालूम होगा कौन सी फसलें कौन सी सीजन में करी जाती हैं। रबी को ध्यान रखना सर्दियों के लिए, खरीफ को याद रखना वर्षा के लिए, और जायद को रखना जैसे अपने गाँवों में आते हैं ना वो ककड़ी, खरबूजे और ये। ठीक है, तो तब याद रखना गर्मियों में जो गर्मी झेले वो जायद, गर्मियों झेलेंगे वो जायद। ज्यादा गर्मी यानी जायद, याद करो, ज्यादा गर्मी जायद। खरीफ वर्षा, और रबी, रबी ठंड गया, रबी ठंड गया। ठीक है, तो सर्दियों में वो रबी। कुल मिला के सर्दियां कब स्टार्ट होती हैं अपने दिमाग से बताओ। अभी जो दिन चल रहे हैं अक्टूबर नवंबर स्टार्ट होते ही क्या हो जाती हैं, तो जब सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो फसलें भी रबी की शुरू हो जाएंगी। बारिश कब शुरू होती है, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में कर दो तुम्हारी खरीफ की। अब गर्मियां शुरू कब होती हैं, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में जो कर दोगे वो जायद की। सब याद हो गए, लेकिन उनकी फसलें तो तुम्हें किसान के बच्चे हो इतना तो आना चाहिए। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, आलू ये सब सर्दियों में बो जाते हैं। धान, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, मक्का, उड़द ये सब खरीफ। अब ऐसे ही बुवाई मार्च और जून में कटाई, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। आवाज लगती है ना, खीरे ले ले, ककड़ी आती है ना आवाजें, कब आती है, जब आदमी के पास अनाज हो जाता है। इसे बोलते हैं बैसाख, है ना, बैसाख में ये आती है ना फसलें। तो जायद कौन सी हो जाएंगी, ज्यादा गर्मी पड़े, मार्च से लेके जून तक। अब ये जून जुलाई से लेके नवंबर दिसंबर तक धान करते हैं, धान कटेंगे तो गेहूं बोए जाएंगे। ठीक है, तो धान की कटाई होगी तब वो गेहूं बोए जाएंगे। इतना याद कर लोगे, कुछ अलग से कोई साइंस है इसमें, कुछ भी नहीं है। आराम से बैठना, जाओ। चलो कृषि के प्रकार की बात करें तो कृषि के 3 प्रकार हैं। एक तो होती है रोटेशन खेती, रोटेशन फार्मिंग। रोटेशन का मतलब होता है जैसे मैंने अभी आलू किए, अब खेत में आलू के हिसाब से क्या है, ताकत बढ़ गई है, ताकत बढ़ गई है तो ऐसी मुझे फसल कर लेनी चाहिए और बदल देनी चाहिए फसल कि अगली खेती हो और जैविक उर्वरकता इसमें बनी रहे। तो खेतियों का बदलना मतलब फसलों का बदलना क्या कहलाता है, रोटेशन। हाँ, नहीं फसल चक्र, तो क्रॉप रोटेशन। तो भूमि के किसी भाग में योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इसमें मिट्टी की उर्वरकता कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे पहले मैंने ज्वार की, ज्वार हटाई तो इसमें मैंने क्या कर दिया, कर्मकला कर दिया। अब अगले साल सरसों कर ली। मतलब क्या है, फसलों को मैं क्या करता रहा हूँ, बदलता रहा हूँ। तो खेती कैसी होती रहती है, मजबूत बनी रहती है। क्योंकि किसी की पत्तियां खाद बनाती हैं, किसी की जड़ें खाद बनाती हैं, और किसी की संपूर्ण, ठीक है, अनाज ले लिया, जैसे ढेंचा है, ढेंचा कर दिया, ढेंचा कटवा दिया, तो उसमें क्या बन जाएगा, जैविक खाद बन जाएगी। ऐसे ही जैसे अलग अलग इसको करना ही क्या कहलाता है, एक ही खेत में तरह तरह की फसलें बार बार अलग अलग से बदल बदल कर करना। ऐसे नहीं 10 साल तक गेहूं कर रहे तो गेहूं, बाजरा और मक्का तीनों उसी टाइम पे करते रहो। मतलब फसलों का बदलना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। फसल चक्र समझ में आया। 3 तरह के हम क्या कर सकते हैं कृषि के प्रकार। पहला है आपका फसल चक्र, दूसरा होगा आपका अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। एक कंपनी वाला आएगा, कंपनी वाला कहेगा जैसे लेज वाला, ये कंपनी वाली है, ये आई इससे क्या, ये बड़े बड़े ऑफर देती है, ऐसे कहते हैं कि आप आलू कीजिए और आलू खरीदने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारी कंपनी है लेस चिप्स बनाएगी। तो किसान बड़ा खुश हो जाते हैं, हाँ ये तो बढ़िया है। ये तारीख निर्धारित कर देते हैं, इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमें माल चाहिए, आप तैयार जो भी पैसा है वो आप लीजिए। अब इतने रेट आपके फिक्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब वो उसने कह दिया 500 रुपया बोरी लेंगे आपकी, चाहे मार्केट में फिर 800 रुपया बोरी बिक रही हो, तो आपको कैसे देनी पड़ेगी, 500 ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या कर लिया, उससे कॉन्टैक्ट कर लिया। दूसरी खेती ऐसे चल रही है हमारे देश में, कॉन्टैक्ट खेती। जैसे चकोरी होती है ना, चकोरी प्लांट वाले पहले से क्या कर देते हैं, रेट फिक्स कर देते हैं, बीज दे देते हैं। अब बीज ले आए, आपने खेती की, मेहनत की और किसके पास बेच दी, यहाँ से कॉन्टैक्ट किया, जो जिस रेट में किया है उस रेट में बेच दी। अब तुम कहोगे हम उन्हें नहीं बेचेंगे, हम किसी और को बेच देंगे, तो उसका करोगे क्या, क्योंकि एक ही कंपनी तो है नेस्ले, वही खरीदती है जगह जगह से।
तो वही कॉफी, तो कॉफी कंपनियां ही तो खरीदेगी कॉफी के लिए चकोरी को। चकोरी का पाउडर मिलाया जाता है कॉफी में, तो चकोरी कौन खरीदेगा? जो कॉफी कंपनी है। अब कॉफी कंपनी नहीं खरीदेगी तो कौन खरीदेगा? फिर तो वो किसी काम की भी नहीं, तुम क्या करोगे इतनी चकोरी का? तो ये हो जाती है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अनुबंध कृषि। ठीक है, किसान ये भी देख रहा है, फरमान ये बता देगा ये खेती आपको करनी है, और इस खेती को करने के बाद में आप जो भी यहाँ से पैदा होगा वो कौन ले जाएगा? कंपनियां ले जाएंगी, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो ले जाएगा, मतलब किसान बच जाएगा। ठीक है, दूसरा तो प्रकार ये है। तीसरा प्रकार आता है कार्बनिक। ऑर्गेनिक तुमने सुना होगा, हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है शुद्ध देसी खाद। जैसे कोई खाद बनाई हो आपने पत्ते पत्ते सड़ाकर, आपने खेत खाद बनाई हो गेंसा से आपने खाद बनाई हो, किसी पतझड़ को इकट्ठा करके सड़ा करके आपने खाद बनाई हो गोबर से या किसी से, उस खाद से प्राप्त उत्पाद जो कहलाता है। जैसे मान लो आपने आलू किया, उसमें ना तो डीएपी लगाए, ना यूरिया लगाए, ना पोटा, ना सल्फर, ना कोई कीटनाशक दवा लगाएं, और आलू उगाएं, उस आलू को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक आलू, यानी ऑर्गेनिक आलू, यानी कार्बनिक कृषि। अब इसमें क्या है कि किसान क्या करेगा, इसमें ऐसा कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करेगा, उर्वरक यूज नहीं करेगा, जिससे जो नहीं तो कीटनाशक दवा, ना ही यूरिया डीएपी, ना ही कुछ, सिर्फ शुद्ध देसी तरीके से जो पहले होती थी उस तरीके से उगाएगा, उसको बोलेंगे हम कार्बनिक खेती। तो कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों या कीटनाशकों के बिना की जाती है, और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग होता है। जैविक खाद कई प्रकार से बनाई जा सकती है। मान लो गोभी के पत्ते, गोभी तोड़ लिए हमने, और उसके नीचे के जो डंठल वो रह गया, वो हमने कुटवा दिया किसमें? खेत में। उसके बाद में हमने जब फसल बोई तो हमने खाद डाल दी किसकी? गोबर की। अब गोबर की खाद डाल दी, उसके बाद में जो फसल होगी दमदार होगी, मजबूत होगी, लेकिन होगी कम। क्यों होगी? क्योंकि हम डीएपी और यूरिया से जो उगाते हैं जबरदस्ती, उतनी नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ कैसी होगी? स्वादिष्ट होगी, शुद्ध होगी, और कैसी होगी? आपके शरीर को लाभदायक होगी। ठीक है, तो बड़े लोग होते हैं वो कैसी खेती खाते हैं? खेती या फसल? चलो ऑर्गेनिक खाते हैं। बात करेंगे कृषि के प्रकार में, एक आती है झूम कृषि। 3 प्रकार मैंने बता दिए। पहला था आपका फसल चक्र, दूसरा था आपका कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा था आपका ऑर्गेनिक, चौथा आपका झूम। झूम खेती में क्या होता है? एक पहाड़ी होती है, ये मणिपुर और इस साइड आपको जो पहाड़ी इलाका है उसमें मिलेगा। जहाँ पर पहाड़ी है उस पहाड़ी में क्या होगा? एक साइड पेड़ खड़े होंगे, एक साइड उनको पेड़ को काट दिया जाएगा, पेड़ को ऐसे साफ कर दिया जाएगा पहाड़ी को, और यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? खेत सीढ़ी बना दी जाएगी और खेती करना शुरू कर दिया जाएगा। अब इस साइड क्या कर दिया था? पेड़ उगा दिए। अब पेड़ उग रहे हैं इधर, तो वो पेड़ों की पत्तियां हैं उस जगह कैसी कर देंगे? जमीन को उर्वरक बना देंगे, मतलब जैविक बना देंगे, मजबूत उपजाऊ बना देंगे। अब यहाँ पर क्या उन्होंने 10-15 साल यहाँ पर खेती की, 15 साल बाद यहाँ की खेती की जो उर्वरता है वो फसलों ने ले ली, यहाँ पर उर्वरता हो गई खत्म। तो इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? पेड़। अब जहाँ पर पहले से पेड़ है उसको फिर से काटेंगे, उस जगह बनाएंगे खेत। ठीक है, तब तक 10-15 साल में इधर हो जाएंगे पेड़। उस साल जब उर्वरक खत्म हो जाएगा तो उस साल से फिर इस साल पेड़ काटेंगे, उस साल पेड़ लगा देंगे। इसे क्या कहते हैं? झूम खेती। जो झूम झूम कर खेती करे, इधर कहीं उधर, उधर कभी इधर, उसे क्या कहते हैं? झूम खेती। ठीक, बात करेंगे सीढ़ीदार खेती की। तो सीढ़ीदार खेती वो होती है कि जिसके पर्वत या पहाड़ी है। अब वहां पर क्या है? सीढ़ी पर्वत या पहाड़ी है, वहां से उन्होंने पानी डाला और पानी अचानक से नीचे चला गया और फसलों को चाहिए पानी, तो वो क्या करेंगे? सीढ़ी काट देंगे, जगह जगह सीढ़ी। अब जैसे उन्होंने एक सीढ़ी काटी, यहाँ पर मेड़ बना दी, तो यहाँ का पानी इसमें भर जाएगा। फिर दूसरी यहाँ से मिट्टी काटी, यहाँ चौकस की, यहाँ एक सीढ़ी बना दी, यहाँ पर धान रख दिए, और सीढ़ी बनाई यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे, तो ये पानी क्या नीचे रखेगा नहीं, और जगह जगह पानी क्या हो जाएगा? रोक दिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगी? यहाँ पर खेती। पहाड़ी की पहाड़ी, अब पहाड़ी को कैसे काट सकते हो? लेकिन पहाड़ियों पर क्या बना दी हमने? सीढ़ियाँ बना दी, थोड़ी छोटी छोटी। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेती अलग है। झूम खेती का मतलब होता है कि एक स्थानांतरण खेती बोलते हैं, मतलब इस 10 साल इस साइड की है और 10 साल दूसरी जगह करेंगे, इस साइड की खाली जगह छोड़ देंगे। देखो पहाड़ी हुई तो सीढ़ी बनाएंगे, पहाड़ी नहीं हुई तो सीढ़ी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सीढ़ीदार खेती ऐसी होती है कि उनको पानी के रोकने के लिए उनको क्या बनानी पड़ती हैं? सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ तो अब मान लो अभी मैं सीढ़ियाँ ना हटा दूँ, यहाँ पर सब चौकस कर दूँ इससे, तो पानी क्या हो जाएगा? नीचे। जड़ों को पानी मिल पाएगा खेती की? नहीं लेगा, तो खेती नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी है? सीढ़ियाँ। पानी का भराव बहुत जरूरी है। सीढ़ीदार खेती में आपने देखी होंगी चाय की पत्तियां, बागान जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? सीढ़ीनुमा खेतियों पर बागान बनाए जाते हैं। अब देखो
हरित क्रांति और भारतीय हरित क्रांति चलाई। देखो खेती में क्या हो रहा था, किसान कर तो रहे थे खेतियां, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि खेतियां कभी ओलावृष्टि कभी कुछ, और खेती भी कैसी थी कि 50 किलो गेहूँ उस समय में बहुत हुआ करते थे। 1970 से शतक के पहले की बात है, 70 के आसपास जनसंख्या जैसी कम थी वैसे गेहूँ भी कम हो रहे थे। अब जनसंख्या बढ़ रही थी तो अब गेहूँ की क्या पड़ रही थी, कमी। अब इसमें क्या है, एक जेनेटिक उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, खेती के जीन्स बदलना शुरू कर दिए। जीन्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे बाल पे पहले आते थे 5 दाने और एक पेड़ से निकलता था, एक गेहूं से एक पेड़ पैदा होता था। अब उन्होंने ऐसे जीन्स कर दिया, एक पेड़ से 10 पेड़ उपजने लगे, एक पेड़ हुआ उससे 10 और निकल आए और 10 पर 10 तरह की बालें हुई, उनमें सब में 20-20 दाने बड़ी बड़ी बालें। तो 50 किलो से 5 कुंटल का जो सफर है वही कहलाया क्रांति। खेती में क्रांति लाना बहुत जरूरी था, तो सबसे पहले विश्व में लाए नॉर्मन बोरलॉन्ग और हमारे भारत में लेके आए स्वामीनाथन हरित क्रांति। जब हरित क्रांति के द्वारा हमारे गेहूं धान जब अच्छे से पैदा होने लग गए, उसके बाद में तरह तरह की क्रांतियां आई। अब क्रांति का मतलब भी क्या है, जैसे हमने आज़ादी के लिए क्रांति लाई, आज़ादी के लिए क्रांति लड़ी, ऐसे ही हमने फसलों के लिए भी और कृषि के लिए भी क्रांतियां की हैं। जगह जगह पर समय समय पर हमने क्रांतियां की हैं और जरूरी भी हैं। अभी चल रही है ईंधन क्रांति, तो बायोफ्यूल के लिए चल रहा है अभी, कि बायोफ्यूल के लिए अभी भारत एक कदम ऊपर चल रहा है। बायोफ्यूल का मतलब है जैसे जो अवसाद हैं उसको सड़ा गलाकर फिर से सीएनजी कंपोस्ट गैस बनाई जाए, ठीक है। उसके बाद में बायोडीजल बनाया जाए, इथेनॉल बनाया जाए उसमें डीजल में, ठीक है, बायोडीजल बनाया जाए। तो इस चीज़ पर भारत आगे निकल रहा है। वैसे ही हमने पहले हरित क्रांति की और क्या रखा, हमने कदम रखा। हमारे स्वामीनाथन एक चीज़ देख रहे थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये हरित क्रांति उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर रहे थे। उनको देख रहे थे कौन, स्वामीनाथन। उन्होंने बड़ा योगदान दिया नॉर्मन बोरलॉन्ग ने यूएसए और मैक्सिको के देशों में। वहाँ पर इन्होंने देखा 65 में, ये जब 66 में वहाँ से वापस आए, फिर 66 में देखा उन्होंने 65 में कि वहाँ पर खेती में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो ऐसे बीज के उन्नतशील बीज हमें भी बनने चाहिए। तो डॉक्टर मतलब ये पीएचडी थे, अच्छे साइंटिस्ट थे कृषि विज्ञान में। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया चुका था। अब आ गए तो भाई स्वामीनाथन, वहाँ से देखकर आ गए, उन्होंने कहा इससे भी अच्छा उन्नत किस्म का क्या करेंगे हम, जेनेटिक प्रॉब्लम को जेनेटिक इसमें सुधार करेंगे, किसमें, फसलों में, बीजों में। बीज कैसे बनाएंगे, उन्नतशील बनाएंगे। इन्होंने वही किया। तो एम एस स्वामीनाथन ने 1966 से 67 तक गेहूं और चावल की खेती पर प्रयोग करना शुरू कर दिया और उनका अगले साल खेतों में दिखता भी है प्रभाव। फिर उनसे और बीज बनाते हैं और मॉडिफाई करते हैं और फिर धीमे 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 अगली 10 साल में क्या होता है कि खेती पर इजाफा होने लगता है। कितना इजाफा होता है, तो उत्पादन में चावल का 3 गुना हो गया। जैसे पहले 1 कुंटल होता था तो 3 कुंटल हो गया, और गेहूं में 5 गुना हो गया। मान लो जब 50 किलो होता था वहां पर 2.5 कुंटल होने लग गया। फिर तब से ही यहां से हम क्या करते हैं, कृत्रिम बीजों में क्या करते आ रहे हैं, जेनेटिक सुधार करते आ रहे हैं। इसीलिए इसमें क्या है, हमारी बढ़ोतरी गेहूं की या चावल की ऐसी होती आ रही है, ठीक है, लेवल बढ़ता आ रहा है। इसके जीएम, इसे बोलते हैं जीएम खेती। जीएम खेती अभी बताएंगे लास्ट में। जीएम खेती क्या है, तो कृषि क्रांति क्या है, तो कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाता है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि इसके क्या है, उदाहरण है। अब मान लो पहले हम खेत हल चलाते थे, हल चलाने के बाद में जो रेत होती थी, रेत कुआं से पानी निकालते थे, खेती में लगाते थे। लेकिन आज की तकनीकी क्या है, खेती में चौकस हुआ नहीं करते थे। कहीं गहरा है खेत तो उसमें पानी ज़्यादा हो गया तो फसल जल जाती थी पानी की वजह से। जहाँ ऊंचा वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है तो खेती अच्छे से नहीं हो पा रही। कंप्यूटर में आ गया, खेत चौकस हो गई, फसलों में इजाफा होने लग गया, बीज अच्छे, खेती भी अच्छी, जलवायु तो ठीक है ही बचपन से, मतलब पहले से ही, तो खेती में इजाफा हो गया। ऐसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजी आई, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ में स्प्रे टेक्नोलॉजी आई। ये सारे कुछ मैपिंग करने के लिए खेत की, उसकी मिट्टी जांचने के लिए ये चीज़ें निकल के आई। तो खेती भी कैसे हो गई, विकसित हो गई। नई नई चीज़ें, हार्वेस्टर वगैरह, खेती को खेती से तुरंत के तुरंत वहाँ पर लेबर कम लगे और जल्दी से कम समय में क्या हो जाए, फसल को काट लिया जाए या उसको सही ठिकाने लगा दिया जाए। उसके लिए नई नई मशीनें बनाई गई। तो उसमें मोबाइल ऐप चलाए गए कई, उसमें किसानों को मदद के लिए पशुधन पर बढ़ावा मिला, हार्वेस्टर आए। ये सब व्यवस्थाएं हमने क्या की, आज के टेक्नोलॉजी में बदलाव लाए। इसीलिए क्रांति लाना बहुत जरूरी था और क्रांति की वजह से ये सारी चीज़ें हमारी ठीक से हो पाई। किसान क्या करता था, पहले क्या होता था कि किसान की सबसे बड़ी समस्या थी कि जैसे ही फसल तैयार होने को आई तब तो ओलावृष्टि हो गई
ओलावृष्टि हो गई तो किसान सर पर हाथ रखकर बड़ा दुखी होता था। इस चीज़ को बचने के लिए कई क्रांतियाँ चलाई गई। अब क्रांतियाँ चलाई गई, जैसे अभी मान लो अभी वो कर रहा है खेती, और खेती के साथ साथ और क्या क्या कर सकता है, कई प्रकार की खेतियाँ कर सकता है। इसलिए तरह तरह की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्रांतियों की। जैसे वो कर रहा है आपकी गेहूँ के साथ में पशुपालन भी कर सकता है, पशुपालन के साथ और ही मत्स्य पालन भी कर सकता है, मुर्गा फार्म कर सकता है, मुर्गा फार्मिंग। तो किसान क्या है कि विविधताओं में बट जाए, तरह तरह के गाँवों में बढ़ जाए, तरह तरह की चीज़ों को उत्पाद करने में लग जाए, ताकि उसे इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही हरित क्रांति आई सबसे पहले, तो स्वामीनाथन लेके आए, कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन केरल के रहने वाले थे और मशहूर वैज्ञानिक थे। इन्होंने हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों को, इसे बोलते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी HYVS के बीजों का प्रयोग किया। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों को प्रयोग आज से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई। इन्होंने कहा कि जैसे गेहूं में पहले गेहूं का मामा होता था, गेहूं का मामा बोलते हैं, गेहूं जैसा ही होता है, गेहूं जैसा होता है इसलिए गेहूं का मामा बोलते हैं उसे। अब उसमें क्या है, दवाई ववाई लगा लोगों के, उसे क्या करता है, पहले मालूम नहीं पड़ता था गेहूं कौन सा है, मामा कौन सा है। जब तक वो समर्थ होता था बाल में तो तब उसे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, गेहूं टूटते थे। इसके लिए कीटनाशक, उसके खरपतवार दवाई लेके आए, दवाई मार दो, गेहूं का मामा खत्म, गेहूं रह जाएंगे। उसके बाद जो खरपतवार है, जैसे मोटी पत्ती की कोई फसल है तो पतली पत्ती की जलाना है, तो पतली पत्ती वाली मार दो तो मोटी पत्ती वाली नहीं मरेगी। पतली पत्ती वाली फसल है, मोटी पत्ती वाली मारनी है, कोई खरपतवार, तो मोटी पत्ती वाली दवाई मार दो, पतली पत्ती वाली नहीं मरेगी फसल। इस प्रकार हमने क्या किया, वो जो हमारा जो समय लगता था नरवाई गुड़वाई में, वो हमने कीटनाशक दवा या खरपतवार दवाओं को लगाकर हमने खेती को कैसे बनाया, मजबूत बनाया। कृत्रिम व्यवस्था कराई गई कीटनाशक और खरपतवार, और उसमें कई जगह से क्या है कि जैसे हल वल की जगह ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, और सिंचाई के लिए कंप्लेयर का प्रयोग किया गया जो इधर ऐसे घूमते हैं पानी वाले उनका। ऐसे ही तो हरित क्रांति जब विश्व में ले लाई गई तो नॉर्मल वॉलोंग लाई गई। चावल का अनुसंधान केंद्र की ओर पढ़ लो तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, फिलीपींस में, मनीला में। ठीक है, अभी हमारे भारत में IRRI की, जो IRRI का मतलब होता है इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च और इंस्टीट्यूट, ये अभी हमारे उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, इसकी एक शाखा, किसकी, IRRI की, जिसका सेंटर कहाँ पर है, मनीला, फिलीपींस में। बात करेंगे ऐसे निकल के आती है एक और क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का मतलब है जैसे दूध कैसा होता है, सफेद, तो श्वेत क्रांति निकल के आई, क्योंकि अगर जो किसी की फसल नष्ट हो जाती है तो बैकअप के लिए क्या है, दूध है किसान के पास से, और क्या है बैकअप के लिए, दूध है। पहले दूध क्या होता था कि गाँवों में जाओ तो घी मिलता था, घिया घूमते थे, दूधिया की जगह कौन घूमते थे, घिया। अब घिया क्या था, 8वें 9वें दिन पर घी होता था और वो लेके जाते थे उसका। अच्छा, जिसके पास दूध नहीं, उसके पास दूध नहीं पहुंचता था, लेकिन घी तो ले सकता था। घी भी महंगा होता था उस जमाने के हिसाब से। तो ये निकल के आए सबसे पहले आनंद वाले, तो उन्होंने सबसे पहले निकाला दूध लेंगे, जिसको जरूरत है उसको दूध बेचेंगे, बचेगा दूध उससे घी निकालेंगे, पाउडर बनाएंगे, क्रीम बनाएंगे, तरह तरह के उत्पाद बनाएंगे, देश खरीदेगा ठीक है, नहीं तो विदेश हम बेच देंगे। इससे क्या होगा, हमारे किसानों का उत्थान होगा, क्योंकि किसी के घर में 10 लीटर दूध है, पीने वाले 2 लीटर हैं, तो 8 लीटर को क्या कर सकता है, बेच सकता है, तो 8 लीटर का उससे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। और वो हो जाएगा उसके लिए बैकअप का काम करेगा, बैकअप, खेती के लिए बैकअप। मान लो खेती खराब हो जाती है तो उसका दूध क्या कर रहा है, बैकअप दे रहा है। इसीलिए दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से नहीं 77 से 73 तक। योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड डेयरी 1970 से लेके डेयरी क्षेत्र ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक मिशन गुजरात में स्थित आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन और मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को भी कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कैसे कहा गया, वर्गीज कुरियन को। सबसे पहला पंड लगा गया आनंद यानी अमूल पिता है, उससे कंपनी का नाम क्या था, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसे बोलते हैं अमूल। अमूल क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, आनंद मिल्क यूनियन और लिमिटेड, इसे बोलेंगे अमूल। ठीक, अमूल ये कहाँ लगाया गया, गुजरात में। फिर आता पीली क्रांति तेल के लिए। इसमें पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि में शामिल है। तिलहन मतलब क्या है, जिसमें क्या निकले, तेल निकले, तेल वाली फसलें तिलहन।
और पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 87 में हुई। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा को माना जाता है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा कि अब दूध भी आ गया, खेती भी आ गई, तो अब क्या भी आना चाहिए, तेल। तो तिलहन की ओर लोग खेती बढ़ाएं, क्योंकि तेल का भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तेल ज़्यादा होगा तो हम विदेशों में भेज सकते हैं। अब इस सरसों को भेजने के लिए क्या है कि ज़्यादा, जब मान लो एक बोरी है, एक बोरी को भेजोगे तो आप वहाँ भेजोगे एक बोरी को, तो क्षेत्र पर ज़्यादा उसके लिए क्षेत्र पर ज़्यादा चाहिए, तो जहाज़ों की व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसी एक बोरी में से आप 10 किलो तेल निकाल दो, कीमत वही है, आप तेल भेज दो तो ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलेगी। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि आप किसका व्यापार करें, तेल का। और तेल के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा उगाई जाएंगी तिलहन फसलें। जहाँ पर कम पानी की ज़रूरत है वहाँ पर कौन सी फसलें कर दी जाएँ, तिलहन। तो इन्होंने सैम पित्रोदा ने ये विचार दिए कि सूरजमुखी, सरसों, ऑलिव, ये सब कुछ करेंगे आप, नारियल, इन सब का तेल का व्यापार क्या कहलाएगा, पीली क्रांति। ठीक है, तिलहन। नीली क्रांति की बात करें तो पानी कैसा होता है, और पानी पाया जाता है मछली। तो पीली क्रांति संबंधित किससे है, मछलियों से। नीली क्रांति संबंधित मछलियों से। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के मध्य हुई। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन को जाना जाता है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी FFDA की स्थापना की है। ठीक, तो तुम्हारे ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति के जनक कौन है, अरुण कृष्णन। संबंध किससे है, मछलियों से। मछलियों से नीली क्रांति का संबंध मछलियों से। ऐसी आती है गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी कैसे दिखती है, प्याज, और गुलाबी दिखता है तुम्हारा झींगा। तो गुलाबी क्रांति आपकी संबंध है प्याज और झींगा से। इसमें इस भारत का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र भारत में गुलाबी क्रांति से के द्वारा भारत सबसे ज्यादा क्या निकला, एक्सपोर्ट करने वाला, मतलब सबसे ज्यादा मछली। इसके जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। ऐसी आती है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, जिसके तुम्हारे जनक हैं तुम्हारे विशाल तिवारी। इससे क्या हुआ कि हमें टोमेटो प्रोडक्शन से बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की, जिससे कि बांस का एक्सपोर्टेशन बाहर भेजना और टमाटर के बढ़त, मतलब सब्जियों में भी टमाटर की बढ़त देखी किस क्रांति से, लाल क्रांति से। ऐसी आती है स्वर्ण क्रांति, जो पीली सी दिखती है, जैसे फल हैं जो पीले फल और शहद। तो स्वर्ण क्रांति फलों से और शहद से है। इसके जनक तुम्हारे हैं निरपक्ष तूतेज। तो निरपक्ष तूतेज, इसका संबंध किससे, बागवानी उत्पादन विशेषकर शहद और फलों से। इतना समझ में आ गया। स्वर्ण क्रांति यानी सोने जैसे दिखें वो स्वर्ण क्रांति। रजत क्रांति इंदिरा गांधी जी इसकी जनक मानी जाती हैं। तो इंदिरा गांधी ने अंडे के उत्पादन को बढ़ावा दिया, इसको बोलते हैं रजत क्रांति। तो अंडों को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में अंडा भी बहुत यूज किया जाता है। तो गरीब लोग हैं, जैसे मुर्गी फार्म खोल लें, मान लो उन्होंने 25-50 मुर्गियाँ पाली भी ली, उनके अंडों से उनका क्या चल सकता है, खर्चा चल सकता है। इसलिए ये भी बहुत जरूरी था। जो माध्यमिक लोग थे जिनके पास खेती नहीं थी, तो क्या पाल सकते हैं, कुक्कुट फार्म यानी मुर्गा फार्म। ऐसे ही गोल क्रांति आपके संबंधित है आलू से। धूसर क्रांति संबंधित है, धूसर जैसी दिखती है ना, कौन है ये, DAP यूरिया। ठीक है, धूसर जैसी यानी उर्वरक से। काली क्रांति संबंधित आपके, जो पेट्रोलियम आता है वो क्रूड ऑयल काला होता है, बाद में छट के डाबर अलग हो जाती है और बाद में ऑयल से सारे अलग हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम से काली क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों की माँ है, यानी सब मिक्स कर दो तो कौन सी है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में सारे कलर होते हैं, इसलिए सब क्रांतियों की जनक इंद्रधनुषी। उसके बाद में हरित क्रांति की जनक, हरित क्रांति किससे आई, खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से। पीली क्रांति भूरी क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य, लाल क्रांति गुलाबी क्रांति, बादामी क्रांति, सुनहरी क्रांति, रजत क्रांति, काली क्रांति, गोल क्रांति। भूल हो गए, इंद्रधनुषी क्रांति, सबको इन सबको मिला के इंद्रधनुषी क्रांति। भारत के प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल भारत में 21.7% चावल उत्पादन करता है। और भारत में कौन है, पश्चिम बंगाल, और विश्व में तुम्हारा चीन। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है तुम्हारा कटक में, और विश्व का कहां पर है, मनीला फिलीपींस में। गेहूं की बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश ज्यादा, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। और जब उत्पादन की बात करें तो पंजाब निकल के आएगा। ज्यादा माल पैदा कौन कर रहा है, गेहूं, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन कम जमीन में उत्पादन
बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से तो पंजाब, ठीक है। विश्व में कौन है? चीन। तो चावल और गेहूं दोनों में कौन है? चीन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है, ठीक। भारत की प्रमुख फसलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है गेहूं, गन्ना, आलू और मसूर। गेहूं और गन्ना, आलू, मसूर सबसे अग्रणी ज्यादा पैदा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। इसका रिवीजन मार लेंगे, अभी देख लो। राजस्थान का पहला स्थान आता है बाजरा और सरसों में, क्योंकि ये मानसूनी बारिश पे डिपेंड रहता है राजस्थान। रबड़ में थाईलैंड नंबर 1 पे देशों में, वो देशों में, और देश में राज्यों में केरल। ऐसे गन्ना में ब्राजील देशों में आ जाएगा, उत्तर प्रदेश भारत में आ जाएगा। चाय में चीन है और भारत में आसाम। सोयाबीन की बात, हाँ, पश्चिम बंगाल की बात करें, किसी जिले की बात करें तो दार्जिलिंग आ जाएगा पश्चिम बंगाल का, ठीक है। दक्षिण में बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु का, ठीक है। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका और हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश। कॉफी की बात करें तो ब्राजील, हमारे यहाँ पर पूर्व कर्नाटक। दाल की बात करें तो भारत और मध्य प्रदेश। विश्व में भी भारत नंबर 1 पे और राज्यों में भी मध्य प्रदेश है। बात करें, हाँ बोलो, तो मसूर है तो दालों, मसूर आती तो जाती है, इसमें क्या नया पूछ रहे हो तुम? दालें, सारी दालें सब मध्य प्रदेश में आती हैं। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे तो जम्मू कश्मीर का ये जो फूल होता है और फूल की जो कली होती है, पुंकेश्वर, पुंकेश्वर अंदर का, उससे क्या निकलता है? केसर। पूछ जाता है कि केसर किस भाग से पैदा होती है? पुंकेश्वर से। और लौंग क्या है? फूल है, जड़ है, तना या फल है? लौंग क्या है? फूल है, ठीक है। ऐसी चीजें भी याद रखते रहो साथ साथ में। तो जम्मू कश्मीर में क्या पैदा होता है सबसे ज्यादा? केसर। केसर को क्या बोलते हैं? जाफरान। तो ये जो पेड़ है, पेड़ को क्या बोलेंगे? जाफरान। जाफरान की खेती कहाँ होती है? शिवालिक हिमालय, यानी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक। और जाफरान से निकलता है तुम्हारी केसर। स्टेट भी देखते जाना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गेहूं, गन्ना, दूध और आलू में अग्रणी रहेगा, याद है ना। चलो, पश्चिम बंगाल की बात करें जो जूट और चावल। चावल भी कौन सा? IR20 वाला सबसे ज्यादा पैदा होता है। और जूट की बात करें तो आपने यहाँ पर देखा ना, सन, पटसन बोलते हैं, जैसे सूतली उतली बनती है वही होती है जूट, अगर समझ में। तो जूट सबसे ज्यादा पैदा कौन करता है? पश्चिम बंगाल। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वर्षा कितनी हो? 100 सेंटीमीटर। जो बादल इधर से गए, ऐसे मुड़ गए, तो कहां पर गए? पश्चिम बंगाल। इधर से उठे हुए भी यहाँ पर, तो बारिश भी कहां पर ज्यादा हुई? पश्चिम बंगाल। तो चावल भी सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? पश्चिम बंगाल में। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है और अन्य खाद्य फसलों की तुलना में, ठीक है, अन्य खाद्य फसलों की तुलना में चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में, पूरे भारत में। लेकिन राज्यों में पश्चिम बंगाल, देशों में चीन। असम की बात करें तो असम में चावल में चीन अग्रणी है, विश्व में चीन आगे। गेहूं, चावल, ठीक है, चीन। और चाय में भी। और जो बात करेंगे हम चाय की, तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। लेकिन आसाम किसमें? चाय में। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन तमिलनाडु। किसी जिले की बात की जाए तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का। 3 क्वेश्चन है, 3 तरह से घूम सकता है। और जो राज्य है तो आसाम है। दक्षिण भारत का पूछा जाए तो तमिलनाडु। किसी जिला की बात की जाए तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का। ऐसे ही सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना और कुल दालों का सबसे केंद्र मध्य प्रदेश। राजस्थान की बात करें तो सरसों और बाजरा, सरसों और बाजरा। बात करें कपास और मूंगफली की तो गुजरात में मूंगफली और कपास अग्रणी है। बात करेंगे प्याज, अरहर, अंगूर और आम की तो किसमें? महाराष्ट्र में। अरहर दालों में आती है लेकिन सबसे महाराष्ट्र में, ठीक। आ गया। बात करें कॉफी, सनफ्लावर या रेशम की सनफ्लावर या कॉफी की, तो ये कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी कुर्ग जिला पड़ता है जो कॉफी का क्या है? अनुसंधान, वहां पर रिसर्च की जाती है कॉफी की वेराइटियां बदलने के लिए, ठीक। नहीं, पूरे भारत का। वर्ल्ड का कैसे हो जाएगा भाई? वर्ल्ड का कुर्ग में कैसे हो जाएगा? राष्ट्रीय भारतीय, हाँ, तो वो वर्ल्ड का है। फिलीपींस में चावल का क्यों होगा? जब नहीं है तो कैसे हो जाएगा? जबरदस्ती करा दोगे। जैसे हमारे यहाँ, जैसे विश्व का देखा जाए तो गुरुग्राम में एक है ISA, ठीक है। बात करेंगे प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च यानी मसालों का बागान केरल। मसालों की बगीचा केरल को कहा जाता है। हल्दी, तंबाकू और मक्का की आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। और उसके बाद में आता है आपकी GM फसल क्या है? मैंने पहले बताया था GM, जिसका जेनेटिक क्या कर दिया जाए? मॉडिफिकेशन कर दिया जाए। जैसे मान लो कोई गेहूं है, गेहूं पतला वाला है, ये गेहूं है मोटा वाला। अब गेहूं पतला वाले की एक खासियत है कि वो उसमें दाने ज्यादा आते हैं, मतलब दाने ज्यादा आते हैं। मोटे वाले की खासियत है कि मोटा है लेकिन दाने कम आते हैं। तो इसकी मोटाई किसमें डाल देंगे?
पतले वाले में, तो पतला के दाने भी ज्यादा आएंगे और मोटा भी हो गया आएगा। तो क्या हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया, मतलब मॉडिफाई कर दिया। टमाटर लाल नहीं होता था, हमने पेड़ में इसमें इंजेक्शन डाला, इसके बीज पहले से ही कैसे हो गए कि अब तो लाल ही होंगे, इसके डीएनए में परिवर्तन आ गया, डीएनए में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, तो इसके बीज जहां जहां भी वो हो गए, अब टमाटर जल्दी से क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। इसमें क्या हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो डीएनए इसका बदल दिया। तो ऐसी फसल जिसके जीन में वैज्ञानिक तरीके से बदलाव किया जाता है उसे बोलते हैं जीएम फसल है। ये चर्चा में चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे बैंगन आता है, ब्लू बैंगन प्राप्त करने के लिए केले के, ब्लू बनाना प्राप्त करने के लिए केले के डीएनए में ब्लूबेरी का डीएनए डाल दिया। मान लो केला को हमने कैसा बनाना है, बस पीला आता है, हमें बनाना है नीला, तो नीला हम देखें डीएनए कहाँ मिल सकता है, तो जामुन का निकाले हम, या जामुन निकाले हम, तो उसमें डालते कैसा हो जाएगा, काला। अब जैसे हम निकालें किसी नीले फल का, किसी का, उसका जेनेटिक कहाँ डाल दें, पीले वाला निकाल दें और नीले वाला डाल दें, तो केला अब कैसा होगा, नीला। अब देखते हो बैंगन कैसा कैसे आते हैं, वैसे अब तो आदमी ये भी नहीं कह सकता ये बैंगनी कलर है, बैंगनी आदमी सफेद मान ले, हरा मान ले, नीला मान ले या काला मान ले, हर तरीके का बैंगन आ रहा है, ठीक है। अब कद्दू भी लौकी जैसे आ रहे हैं, ये सब क्या है, कद्दू में भी लौकी के जीन्स डाल दिए, अब कद्दू बन गया लौकी। अब जैसे गाय है, गाय एक थी ऐसे एच बोल देना, एक एच से कुछ नाम था उसका, एक एफ से नाम था, एक अमेरिका की थी, एक ब्रिटेन की थी। अमेरिका वाली गाय शरीर में तंगड़ी थी और ब्रिटेन वाली गाय दूध ज्यादा देती थी। अब शरीर भी तंगड़ा होना चाहिए, दूध भी ज्यादा, तो दोनों का क्या कर दिया हमने, डीएनए चेंज कर दिया, डीएनए चेंज कर दिया, तो नया एच निकल के आया, उसे बोलते हैं जर्सी गाय, जो हम भारत के लिए आए, दूध भी ज्यादा दे रही है और शरीर में भी दिख रही है, मतलब तंगड़ी है, तो उसे बोलते हैं जेनेटिक वो मॉडिफिकेशन। तो जैसे मोंकर फिश, टमाटर में आर्कटिक मछली के जीन डालने पर टमाटर भी कैसा हो जाएगा, मछली जैसा स्वाद आएगा उसमें, मछली जैसा, मतलब इसमें जीन्स होते हैं हमारे डीएनए में। जैसे डीएनए में हमारे कितने जीन्स होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 40। किसी के नाम में लिखा है नाक, किसी कान, किसी में लिखा है कि फीलिंग, वो दर्द महसूस करेगा आदमी। अभी मान लो किसी का डीएनए है, उसमें से डीएनए में से आप निकाल दो, क्या निकाल दें कि ये फील नहीं कर पाएगा, दर्द होता भी या नहीं, तो आदमी जो जन्म लेगा उसे कभी भी दर्द नहीं होगा, हाथ काट दो कुछ, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, वो वाला जीन्स नहीं है, ठीक है। अब मान लो किसी के जीन्स में से बालों वाला जीन्स खींच लो, क्योंकि डीएनए को खींचोगे तो ऐसी संरचना बन जाएगी, गोल 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 खिंचता जाता है, उसमें से तुम पकड़ो 40 में से एक निकाल लो बालों वाला, तो शरीर पर कहीं भी बाल नहीं उपजेंगे, उसके कहीं भी बाल नहीं उगेंगे, तो वो क्या है, जीन्स यानी गुणसूत्र। तो हर में गुणसूत्र होते हैं, इनका गुणसूत्र था, ये कुछ दिनों बाद लाल हो जाएगा, इसका निकाल दो लाल वाला, तो ये हरा रहेगा अपने आप, ठीक है, हरा ही पकड़ कर जाएगा। तो ये है मॉडिफिकेशन जेनेटिक, तो इसे बोलते हैं जीएम फसल, ठीक, जीएम फसल भी हो रही है। जैसे धान है, धान को हमें बनाना है लंबा वाला धान, कोई एक बीज हमें लंबा से कैसे कुदरती दिख गया, उसका परागण ऐसा हो गया होगा अचानक से वो उसकी वृद्धि हो गई अलग से, तो लंबे वाले का फूल जैसे आया, पराग करा दिया किसी छोटे वाले से, तो छोटा वाला पहले से मोटा था, लंबा वाला और मिल गया, तो मोटा लंबा दोनों हो गया, कैसा हो गया, लंबा मोटा दोनों हो गया। तो उसमें क्या कर दिया हमने, जीन्स बदल दिए, उसको अब मोटा ही रहेगा, अब कैसा रहेगा, लंबा मोटा दोनों हो जाएगा। तो हम कहते हैं नए नए प्रकार के धान आते हैं, नए नए बीज आते हैं, तो इसे बोलते हैं कृत्रिम खेती, मतलब जीएम खेती, ठीक है। तो जीएम फसलों के फायदे, फसल सुरक्षा से सुधार। अब मान लो कोई फसल ऐसी थी कि जैसे वो पकने पर आते ही फसल और वो सूख जाती है अपने आप, तो उसमें से जो सूख जाते हैं वो कमी को निकालना क्या कहलाएगा, जीन्स को निकाले यानी जीएम मॉडिफाई। अब उसमें से फसलों का सुरक्षा में सुधार होता है, पहला जीएम करने पर। कीटों और रोगों के प्रति बेहतर प्रतिरोधक क्षमता, हमें मालूम है कैसे मरता है ये, कैसे कीट आते हैं, उसे लड़ने की क्षमता हम इसमें वो कमी निकाल देंगे, मजबूती डाल देंगे। दूसरी फसल की हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के उपयोग की भी जरूरत नहीं। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि जैसे उसमें ऐसा होता है गुड़ाई और नराई, उसकी जरूरत नहीं है। अधिक उपज के साथ साथ अधिक आय और पोषण सामग्री में सुधार, ये सब क्या है, जीएम। भारत दुनिया का शीर्ष चावल निर्यातक बन गया है, एक्सपोर्टर। भारत में पहली जीएम फसल वीटी कॉटन को 2002 में खेती के लिए मंजूरी मिली। 2005 में नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन टेक्निक ऑफ क्रॉप शुरू हुआ। 2009 में बीटी बैंगन को ईजीएसी द्वारा मंजूरी दी गई। ये अभी की हाल ही की क्या थी, चर्चा थी। बात करेंगे ये सब डिसाइड कौन करेगा, कौन करेगा, आईसीआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मुख्यालय आपका
नई दिल्ली 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन अभी भी चल रहा है। इसका काम है कृषि विकास कल्याण मंत्रालय, किसानों की कृषि को बढ़ावा देना या उसकी मॉडल को तैयार करना। मुख्यालय इसका नई दिल्ली। देश में कृषि अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह स्वायत्त शासी संस्था है, स्वायत्त शासी नहीं सरकारी नहीं, प्राइवेट। कैसी है? सेवा वाली है, सेवा करेगी। रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के आधार पर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1860 के तहत स्थापित किया गया। पूर्व नाम इसका था 1929 में किया गया 1860 के एक्ट के तहत। पूर्व नाम था इसका इंपीरियल काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने भारत में खेती को बढ़ावा देने के लिए ये चीज कराई थी। उनको जरूरत थी ना खेत यहाँ से कमाओ और अपने यहाँ पर बाहर के देशों में बेच दो। बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में समन्वय एवं मार्गदर्शन करना ICAR का काम है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं कृषि संबंधित अन्य क्षेत्रों में शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना ICAR का काम है। कृषि में संबंधित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम के तैयार करना और राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना, यह भी ICAR का काम है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभिन्न स्तर पर लागू करना, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के व्यापक क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान देना, यह भी ICAR का काम है। कृषि क्षेत्र में जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए यह भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर साझा कार्यक्रम तैयार करना, यह भी ICAR का काम है। परिषद के लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी अन्य कदम उठाना, यह भी ICAR का काम है। अब इसरो कहाँ पीछे रहने वाला था? इसरो ने भी खेती के लिए, कृषि के लिए कुछ अपने कदम उठाए। इसरो का भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम का प्रस्ताव आया। इसमें हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कृषि के लिए समर्पित उपग्रहों का प्रस्ताव रखा है। इसका कार्यक्रम का नाम है भारत कृषि सैटेलाइट। इसरो के मुताबिक देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के पर्याप्त कवरेज की गारंटी के लिए कम से कम 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी। यह प्रस्ताव इंजीनियर्स कन्वेंशन 2022 के अवसर पर प्रस्तुत किया गया, जिस पर कृषि विभाग भारत सरकार के साथ चर्चा की गई है। इन्होंने कहा कि खेती को देखना है कि मौसम की घटना बताएगा कहां पर किस समय वर्षा हो सकती है, उस हिसाब से आगाह कर दिया जाए किसानों को। अब अगर मानसून नहीं आएंगे तो ये वाली खेती न की जाए। इसलिए इसरो ने भी अपनी सैटेलाइट को कहां जारी कर दिया? अंतरिक्ष में। तो वो पहले से बता देगा कि यहाँ पर बादल बन रहे हैं, शायद ये राजस्थान में नहीं पहुंच पाएंगे अब की बार। इससे जो रिसर्च करके तो राजस्थान वालों को कहा जाएगा आप ऐसे फसल ना करें जो मानसूनों पर डिपेंड हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा इसरो ने भारत का सैटेलाइट लॉन्च किया 2022 में। इन उपग्रहों से फसल पूर्वानुमान, कीटनाशक अनुप्रयोग, सिंचाई, मिट्टी के आंकड़े तथा सूखे के आदि के आंकड़े, संबंधित कृषि संबंधी गतिविधियों की जानकारी पहले से मिल सकेगी। इसरो अध्यक्ष ने कहा है कि फसलोत्पादन एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लगातार निगरानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम निगरानी इसके ऊपर से करेंगे। इससे किसानों को आपदा से पहले ही प्रबंधन करने का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा इसरो ने एक अर्थ ऑर्गेनाइजेशन काउंसिलिंग बनाए जाने की भी सुझाव दिया है। इसने कहा है कि इसका उद्देश्य रहेगा पृथ्वी का अवलोकन क्षमता और डेटा उपयोग में मौजूद कमियों को दूर करना है। उन्होंने कहा है कि ऐसी परिषदें इस क्षेत्रीय कमियों को केंद्रीकृत तरीके से दूर कर सकती हैं, जैसे कि कोई भी आपदा आने वाली है। अभी चला था कीट, पता लिया जो कीट चला था, जो क्या करती थी, कहीं भी जाती थी वहां पर फसलें नष्ट कर देती थी। अब टिड्डी, जैसे बोलते कीट था टिड्डी वाला, तो टिड्डी को पहले से आगाह कर देगा कौन? इसरो, कि टिड्डी का रुख अब इस साइड हो सकता है, तो उससे कदम उठा सकती हैं सरकारें। बात करें बसोली पेंटिंग को मिला है GI टैग हाल ही में, कृषि से संबंधित है। तो ये बसोली पेंटिंग कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। बसोली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है अभी। तो ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अनुमोदन के बाद प्राप्त हुआ है। पंजीकरण GI पंजीकरण के इतिहास में यह पहली बार है कि जम्मू कश्मीर और क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए GI टैग मिला है। एग्रीकल्चर में हस्तशिल्प यानी हाथों की बनाई हुई चीज के लिए खेती में जोड़ा गया है ये भी GI टैग। कौन सा? बसौली की पेंटिंग। कठुआ की बसौली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र GI टैग उत्पादन बन गया है। बसौली जम्मू कश्मीर कठुआ जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग है। फोटो तो देख ही चुके हो गए। अब बारी आती है आपके क्वेश्चनों की। अब कितने तैयार है क्वेश्चन लगाने के लिए? अब ये खेती में डाल दिया है इन्होंने, ये खेती कर रही है ना बहन जी, इसीलिए खेती में डाल दिया है। खास एडवाइजरी जारी की है नाबार्ड ने, इसको GI टैग पहला कैसे से जोड़ा जाए, ठीक है, कठुआ का। अब क्वेश्चन ये है आपके, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है आपकी गेहूं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में? नहीं, इसमें चावल है, खाद्य फसल चावल है। इसमें चावल ज्यादा खाया जाता है गेहूं की अपेक्षा। भारत में गेहूं की अपेक्षा चावल ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। गेहूं प्रोडक्शन है लेकिन गेहूं से चावल ज्यादा खाया जाता है।
देखो आप हैं यूपी वाले, आप कानपुर से उस साइड बढ़ जाओ, चावल चाहिए उन्हें दोनों छाप, दोनों साइड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश तक, ये को तमिल साउथ में चले सबको चावल चाहिए खाने के साथ, ठीक है। तो रोड, अब गेहूं की जगह तो हम बाजरा की रोटी खा लेंगे राजस्थान में, मक्का की खाएंगे, यहाँ पर गेहूं की खा लेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खाने वाली फसल है आपकी चावल। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बी हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन, बी कुरियन। झूम है एक कृषि का एक तरीका। गोल क्रांति का संबंध आपका आलू से, कान उखाड़ लेंगे दोनों तुम्हारे, अंडा। आंसर जिसका गलत हो तो साथ के वो आदमी अपनी कमी दबाने के लिए चुपचाप रह जाता है, और भाई साहब अपनी बेइज्जती कराने के लिए तुरंत बोल देंगे अंडा, अंडा फोड़ देंगे तुम्हारे सर पे हम। हाँ, आलू। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की मतलब रबी की है कोई, तो गेहूं। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में। भारत के हरित क्रांति के जनक, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जूट। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। इनको नाम दे दो। खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ तो नवंबर में। कब काटी जाती है? नवंबर में। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? चावल का। केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है आपकी गेहूं। गलत युग्म को पहचानो। असम में शायद सही है, बिहार में मूंगफली गलत है, यहाँ गुजरात होता, और ये तो दोनों ही सही हैं। इनमें से कौन सी नकदी फसल है? मतलब नकदी फसल का मतलब होता है उसे हम बेच सकते हैं, स्टॉक नहीं कर पाएंगे, बेचना ही पड़ेगा। तो कौन सी हो जाएगी? तंबाकू। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है इनमें से? सरसों कौन सी है? रबी की है। इनमें से खरीफ की फसल है कौन सी है? चावल यानी धान। उत्तर प्रदेश में इन फसलों में से किन फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो आलू और गन्ना। तो 1 और 3 यानी डी। इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? गुजरात। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा है? तो मध्य प्रदेश। केसर सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है कश्मीर में। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य? पश्चिम बंगाल। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य? दूध में उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? केरल। भारत का कॉफी अनुसंधान कहां पर है? कुर्ग। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? केरल। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य? तमिलनाडु। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ऑप्शन डी। भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय फल? आम। इन राज्यों में कौन सा काजू का प्रमुख उत्पादन है? केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? हाँ, जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की। IR-20 किससे संबंधित है? चावल से। कहां पाया जाता है ये सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है कौन सी हो जाएगी? रबी की। जो फसल जुलाई में बोई जाती है अक्टूबर में काट ली जाती है खरीफ की। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में होती है वो जायद। ले लो कांकड़ी खरबूजा खरीद ले कर दी। हाँ वही। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा बताओ। तमिलनाडु। राइट आंसर तमिलनाडु। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके। सब्जी उत्पादन में, हाँ उत्तर प्रदेश है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। चीन का पहला, हमारा दूसरा। फल उत्पादन में भारत का कौन सा है? दूसरा। कौन सी क्रांति सब्जी में हम पहले पर रहे हैं? कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है इनमें से? काली क्रांति नहीं बोलते कृष्णा क्रांति को? हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति,
तो कृष्णा क्रांति बोल सकते हो, और जो काला ना कहें तो इनमें से कोई नहीं। अरे नहीं, इसमें से कोई नहीं, डी है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने परसेंट भागवर कृषि में लगा हुआ है? 55%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में